सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से चतुर्थ पाठ रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग अपनी पुस्तक, पेन और कॉपी सामने रखिए और सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञेय जी द्वारा दूसरा तार सप्तक जो 1938 में प्रकाशित हुआ था, उसमें आरंभिक कविताएं हैं इनकी। महत्वपूर्ण काव्य संकलन है इनका सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता के क्षेत्र में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। वह दिनमान और दैनिक नवभारत तथा अन्य पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन और लेखन का कार्य किया। इनके समस्त साहित्यिक अवदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनका निधन सन 1990 दिल्ली में हुआ। तो बच्चों, अब कविता पढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता। कह रहे हैं कवि, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। कैमरा, दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? करते हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो बच्चों, ये जो कविता है इसमें आपने देखा कुछ शब्द कोष्ठ में रखे गए हैं। उन शब्दों को कोष्ठ में रखने का क्या औचित्य है उसको सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार नाटक विधा में पात्रों की भाव भंगिमाएँ कोष्ठकों में व्यक्त की जाती हैं जो अभिनय में सहायक होती हैं, उसी प्रकार इन कोष्ठकों में लिखी गई पंक्तियों में कविता का मूल भाव व्यक्त हुआ है। एक पीड़ित व्यक्ति के प्रति संवेदनहीनता का भाव व्यक्त करने वाली सभी पंक्तियां कोष्ठक में लिखी गई हैं, अतः उनके अभाव में हमारे मन में दूरदर्शन माध्यम के प्रति घृणा का भाव पैदा नहीं होता, जो इस कविता का उद्देश्य है। इसीलिए कविता में ये पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं और इनका यही औचित्य है कि कोष्ठ में रखी हुई पंक्तियाँ दूरदर्शन वालों के असंवेदनहीनता, अमानवीयता को प्रकट करते हैं। अब इसका भाव समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दृश्य संचार माध्यम से जुड़े लोग, अर्थात कह सकते हैं कि दूरदर्शन वाले, मीडिया वाले लोग एक कार्यक्रम के द्वारा एक अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे इस प्रयास में पहले से ही अपने भाग्य को कोसने वाले अपाहिज से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वह स्वयं को अपमानित महसूस करने लगता है। वास्तव में इस कार्यक्रम से जुड़े लोग अपने कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए दर्शकों के सामने उससे ऐसा करवाना चाहते हैं ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो सके। और भला एक अपाहिज से ऐसा प्रश्न करना कि आप क्यों अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होने पर कैसा लगता है, दुख देता है, ये सारे प्रश्न अमानवीय व्यवहार को ही प्रकट करते हैं। उनके ऊल जुलूल प्रश्नों को सुन करके वह लाचार हो जाता है और मौन साध लेता है।
नहीं बता पाता है, बता नहीं पाएगा, अर्थात उसने बहुत लाचारी उसे हो गई। अब उसने मौन साध लिया, वो चुप हो गया है, क्योंकि इस तरह से उससे अमानवीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह कुछ बोल नहीं पाया। अब उसके बाद दूसरे तो फिर कह रहे हैं कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर उससे उस पर दबाव डाला जा रहा है कि सोचिए और बताइए आपको अपाहिज होकर, भला ये कैसा प्रश्न है, कितना अमानवीय प्रश्न है कि कैसा लगता है, कैसा लगेगा किसी व्यक्ति को, कैसा यानी कैसा, उसके दुख को, उसके हृदय की भावनाओं को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस प्रयास में ये दूरदर्शन वाले, ये मीडिया वाले भूल जाते हैं कि उसके हृदय को कितना आघात पहुंच रहा है। यही अमानवीयता रघुवीर सहाय इस कविता के माध्यम से पाठकों के समक्ष लाना चाहते हैं, और इसी पर उन्होंने व्यंग्यात्मक पैनी दृष्टि डाली है। अब कह रहे हैं हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब देखिए एक और अमानवीय बात, वे लोग आपस में बात कर रहे हैं दोनों कैमरे वाले कि हम बताएंगे इशारे से, ऐसी भाव भंगिमाएं बनाएंगे हम उसके सामने कि ऐसा ऐसा ऐसा, कैसा एक्टिंग करेगा वो, और उसको देख करके बोलेगा कि ऐसा करो, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। उस अपाहिज व्यक्ति से बोला जा रहा है कि सोचो, बताओ, थोड़ी सी और कोशिश करो, तुम बताओ अपना दुख। लेकिन वह तो इन क्रूर प्रश्नों से इतना पर लाचार हो गया, ऐसे अमानवीय प्रश्नों से इतना दुखी हो गया कि वह मौन उसने साध लिया, वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर उससे कह रहे हैं यह अवसर खो देंगे। उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम टीवी पर आने का यह अवसर खो दोगे, टीवी पे आए हो बड़ी मुश्किल से, लेकिन तुम्हारे पास जो मौका मिला है दुनिया के सामने बोलने का, अपने अपाहिज होने की पीड़ा को व्यक्त करने का, यह अवसर तुम खो दोगे, तुम्हें यह अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। ऐसा अमानवीय प्रश्न दूरदर्शन वालों के द्वारा उस व्यक्ति से किया जा रहा है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब क्या कह रहे हैं कि हम उससे इतने अमानवीय, इतने कठोर प्रश्न पूछेंगे कि वह रो पड़ेगा, और इंतजार करते हैं दर्शक भी उसके रो पड़ने का, कि जब वह दर्शक भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं, वह रोएगा, और कैमरे वाले चाहते हैं कि यह रोए और इसके साथ साथ हमारे दर्शक भी रोएं, जिससे कि हमारे प्रोग्राम की, हमारे कार्यक्रम की टीआरपी बढ़े, इसकी रोचकता बढ़े, लोग इसे अधिक से अधिक देखें। फिर कह रहे हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, जब वह रो पड़ेगा तो उसके आंखें, जब उसके अंदर का दुख उसकी आंखों में आंसू बन के छलक उठे, तब हम उसकी फूली हुई आंख की एक बहुत बड़ी तस्वीर जूम करके कैमरे पे दिखाएंगे, और उसके होठों पर एक कसमसाहट, अर्थात उसके हृदय की बेचैनी, उसके अंदर के भावों की बेचैनी भी हम कैमरे पे बड़ा करके दिखाएंगे। आशा है, ये पंक्ति कोष्ठ में रखी गई है, इसको ध्यान से देखिए। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। क्या कह रहे हैं दर्शकों से कि जब उसकी बड़ी सी आंखों में आंसू और होठों की कसमसाहट कैमरे पे दिखेगी, पर्दे पे दिखेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, उसके अपाहिजपन का कष्ट मानेंगे। और एक और कोशिश करते हैं, दर्शक धीरज रखिए, थोड़ा सा रुकिए, हमें उससे, उसके मुंह से बुलवाना है, उस अपाहिज व्यक्ति के मुख से ही उसकी पीड़ा को व्यक्त करवाना है, तो थोड़ा रुको, देखो अभी तो उसकी आंखों में आंसू ही आए हैं, अभी वो बोलेगा। लेकिन वह बेचारा इन अमानवीय प्रश्नों से इतना लाचार हो गया कि वह कुछ अवाक रह गया, वह कुछ बोल नहीं पाया, वह सहम गया। तो हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा अब क्या कर रहा है, जैसे ही उन्होंने दिखाया उसकी फूली हुई आंख, होठों की कसमसाहट, आगे वह व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, अवाक हो गया है, स्तब्ध हो गया है, और वह लाचार हो गया है, उसकी पीड़ा जो है उसके अश्रुओं के रूप में बाहर आ रही है, होठों की कसमसाहट के रूप में, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। तो अब कैमरे वालों को, दूरदर्शन वालों को, या कह सकते हैं मीडिया वालों को लगा कि उनका कार्य हो चुका है, अब बहुत अधिक समय इस पे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आपस में बात कर रहे हैं कि कैमरा बस करो, हो गया, अब रहने दो, पर्दे पर वक्त की बहुत कीमत है, कुछ और दिखाएंगे जिससे हमारा चैनल प्रसिद्धि पाए। तो अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे
सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई, धन्यवाद। इस प्रकार वो जो एंकर है, वो जो संवाददाता है, वो कह रहा है दर्शकों को संबोधित करके कि अब हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे कि सामाजिक उद्देश्य से यह कार्यक्रम जिसमें किसी अपाहिज के दुख को सारे समाज के सामने रखा गया, बस थोड़ी सी कसर रह कर। हाँ तो बच्चों, अब इस कविता का अर्थ तो हो गया है। भाव सौंदर्य समझते हैं। देखिए, सौंदर्य बोध के अंतर्गत सबसे पहले कला पक्ष देख लीजिए। प्रस्तुत कविता में रघुवीर सहाय ने टेलीविज़न कैमरे के सामने किसी अपंग मनुष्य के प्रति संवेदनशील रवैये का चित्रण किया है। भाषा सरल एवं स्पष्ट है, तत्सम एवं तद्भव शब्दावली है, शैली मर्म स्पर्शी एवं भावपूर्ण है, करुण रस प्रसाद गुण संपन्न कविता है, अनुप्रास एवं पद मैत्री अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, बिंब योजना सार्थक एवं सटीक है, मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। अब इसका भाव सौंदर्य देखिए, ये तो था इसका कला पक्ष या शिल्प सौंदर्य। अब है भाव सौंदर्य। इस कविता में कवि ने टेलीविज़न कैमरे के सामने अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शारीरिक अपंग मनुष्य के प्रति संवेदनशील भाव को प्रकट किया है। हम दर्शकों के सामने दूरदर्शन पर स्वयं को समर्थ एवं शक्तिशाली बताएंगे, अपना गौरव गान स्वयं करेंगे ताकि हमारा कार्यक्रम अधिक सफल बन सके। इसलिए कि कमजोर असहाय व्यक्ति को हम एक बंद कमरे में कैमरे के साथ प्रस्तुत करेंगे। दूरदर्शन की अनैतिकताओं और संवेदनहीनता पर कटाक्ष किया गया है। किसी की भावनाओं का व्यावसायिक उपयोग नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। ऐसा करना मानवीयता का अपमान होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार करता आ रहा है और इस ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कवि द्वारा इस कविता में किया गया है। ये तो है इसका भाव पक्ष। अब बच्चों, इस अभ्यास पर आधारित कुछ प्रश्न आपको करने हैं, उनको सुन लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब इस कविता पर आधारित कुछ अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न हैं जो आपने इस कविता से अभी अर्थ ग्रहण किया है, जो कविता से आपने समझा है, उसके आधार पे इन सरल से प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। आप अभ्यास कीजिए स्वयं और सुंदर राइटिंग में, सुंदर हस्तलेख में लिखने का अभ्यास करें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द से क्या तात्पर्य है? पहला प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है? तीसरा प्रश्न है, कविता में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। चौथा है, यह अवसर खो देंगे, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। पांचवा है, काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और छठा है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य लिखिए। ये दोनों मैंने अभी आपको समझा दिए थे। अब बच्चों, गृह कार्य के लिए आपको कुछ दो बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो आपके अपने स्वयं की समझ पे आधारित हैं। सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखिए। दूसरा है, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन के निदेशक को भेजें। आपके द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा बच्चों। पत्र लेखन आपको कक्षा 11 में समझाया गया है, पढ़ाया गया है और इसलिए इसको दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने बाईं ओर दूरदर्शन निदेशक को लिखना है और नई दिल्ली, फिर आपने विषय लिखना है सामाजिक कार्यक्रम के संदर्भ में और फिर आपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति वहाँ देनी है। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी यह कविता समाप्त हो गई है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। इस पर आधारित समस्त प्रश्नों के उत्तर आप लिख लीजिए और घर में रहते हुए अभ्यास कीजिए, लेखन का अभ्यास कीजिए, पढ़िए। धन्यवाद।